और अगर शिक्षा मंत्री जी को लगता है, पहले तो उनको अपने शिक्षा पे ध्यान दे लेना चाहिए, बच्चों पे। मैं बार बार ये कहता हूँ, तो कम से कम उनको शिक्षित नहीं है तो शिक्षित होने जैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे सारे गांव गवाह हैं इस बात के कि कैसे यहाँ दादागिरी चलती है। वो समझाएं कि ये कटाव पानी से शुरू हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा पानी इस यमुना में पहले भी बहा है, लेकिन पहले कोई इतना निर्लज्ज और इतना लुटेरा कोई यमुना के किनारे पर नहीं हुआ जो इस इलाके का अपने आप को बेटा बताता हो और माँ के साथ गद्दारी कर रहा हो, ज़मीन के साथ गद्दारी कर रहा हो, जिसने सारी ज़मीन को लूट खाया हो। ऐसा निर्लज्ज कोई बेटा नहीं हुआ इस माँ का पहले, इसलिए आज ये संकट आ गया है यमुना नदी पर। ये राहत नहीं है। अगर कोई चोर चोरी कर ले और उसके बाद सुबह सफ़ेद कपड़े पहन के आपके सामने आ जाए कि मैं चोर को पकड़ने के लिए आया हूँ, तो आप उसको पुलिस नहीं बताते। वो होते हुए यहीं के मंत्री होने के बावजूद यहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक संबोधन उनके लिए किया जाता है। कह रहे हैं कि मिस्त्री के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। मिस्त्री तो सबसे पहले ये देखता है कि दीवार मजबूत कैसे रहेगी, घर में लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। ये पहला ऐसा मिस्त्री है जो ऐसी दीवारें खड़ी कर रहा है यहाँ पे, या दीवारों की नींव खोखली कर रहा है जिससे लाशें बिछ सकती हैं बड़े पैमाने पे। बेलगढ़ में पहुँचे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, जैसा आप सबको मालूम है कि ये पूरा इलाका एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा झेल रहा है और बाढ़ लगभग 5-6 जिलों को अपनी चपेट में ले चुकी है। लेकिन मैं यहाँ आज बेलगढ़ यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये जो बांध है इसको देखने के लिए पहुँचा हूँ, तो मैं हैरान हूँ कि किसी राजनेता की पैसे की हवस किस हद तक बढ़ सकती है कि उसके सामने इंसानी ज़िंदगी इतनी छोटी हो जाती है कि कुछ देखते ही नहीं है। आपके इस तरफ ये यमुना बह रही है और पूरे इस टाइम पे अगर देखें तो बहाव बहुत तेज़ है यहाँ पे, और कल मुझे बता रहे हैं इससे भी ज़्यादा पानी यहाँ पे था। और आप अगर इस तरफ देखोगे तो इन्होंने 70-70, 80-80 फुट की गहरी यहाँ पे गहरा खनन कर रखा है यहाँ पे, जो कि कानूनी रूप से 5-10 फुट से ज़्यादा अलाउड नहीं होता। खनन का मतलब सिर्फ ये होता है कि पानी के साथ बह के जो रेत या जो पत्थर आ गए हैं उनका इस्तेमाल किया जा सके कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पैसे की इतनी हवस कि आपने ये भी नहीं देखा। जिस पगडंडी के ऊपर हम खड़े हैं, सिर्फ ये कच्चा किनारा यहाँ पे है। अगर पानी का बहाव तेज़ हो जाए, जैसा कह रहे थे 3-4 लाख क्यूसेक पानी एक बार छोड़ा गया था, अगर वो सस्टेन कर जाए और ऊपर तेज़ बारिश हो जाए, कोई ताकत बचा नहीं सकती इसको टूटने से, इस कच्चे किनारे को। और जैसे ही ये टूटेगा आगे, इतना गहरा 70-70, 60-60 फुट इन्होंने खनन कर दिया है कि सारे के सारे गांव जो इस पूरे रास्ते पे पड़ते हैं वो सारे गांव बह जाएंगे। 20-25 गांव ऐसे हैं जो मुझे बताया गया कि इसके जद में आते हैं। यहाँ से पानी गया तो रुकने का कोई उसका तरीका नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये इससे नग्न उदाहरण कोई नहीं हो सकता। भाजपा सरकार में खनन माफिया जिस तरीके से हावी है और जैसे उन्होंने लूट मचा रखी है, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को ये दिखाई नहीं देता होगा। आप सैटेलाइट इमेज से देखो तो भी दिखाई दे जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो कुछ चल रहा है वो होते हुए यहीं के मंत्री होने के बावजूद यहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक संबोधन उनके लिए किया जाता है। कह रहे हैं कि मिस्त्री के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। मिस्त्री तो सबसे पहले ये देखता है कि दीवार मजबूत कैसे रहेगी, घर में लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। ये पहला ऐसा मिस्त्री है जो ऐसी दीवारें खड़ी कर रहा है यहाँ पे, या दीवारों की नींव खोखली कर रहा है जिससे लाशें बिछ सकती हैं बड़े पैमाने पे। मुझे लगता है कि ये पैसे की हवस के पीछे भागना छोड़ना चाहिए और लोगों के जान माल का कम से कम ख्याल रखना चाहिए सरकार को। इतने से काम नहीं चलेगा कि इस जो बंधा है इसको पक्का कर दिया जाए। इतने से भी काम नहीं चलेगा कि जो बजट आता है हर साल यमुना के किनारों को बेहतर करने के लिए, पक्का करने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, वो आपदा प्रबंधन का पैसा कहाँ जाता है, किसने लूटा। काम इससे भी नहीं चलेगा कि आप सिर्फ ये कह दो कि कोई खनन करके चला गया। सीधे सीधे जवाबदेही तय होनी चाहिए और सीधे सीधे ये तय होना चाहिए कि ये हज़ारों करोड़ रुपए जो सरकार की नज़रों के नीचे कमाए गए हैं वो किसने कमाए, किसने लूटे, उसकी जवाबदेही तय होके उसकी सारी संपत्ति कुर्क करके जनता के पैसे को वापस लाना चाहिए। और ये जो नुकसान नेचर का हो गया,
इसकी कोई वसूली नहीं हो सकती, इसका कोई वापसी नहीं हो सकती। राणा जी, आज शिक्षा मंत्री आपके आने से 2-3 घंटे पहले यहाँ पहुंचे थे। उनका बयान आया है कि माइनिंग तो अच्छी है, जिससे लगातार पानी का बहाव अच्छा रहता है, इस तरीके का बयान भी दिया उन्होंने। एनजीटी के नियमों को बिल्कुल तो ये नदी के अंदर करनी चाहिए ना, ये नदी के अंदर करनी चाहिए। वहाँ पे खर्च होता है, खर्चा लगता है, इसलिए वहाँ नहीं करते। यहाँ गरीबों की ज़मीनों पे करते हैं दादागिरी करके। किसी की भी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेना, अगर लीगल काम कर रहे हैं और अगर शिक्षा मंत्री जी को लगता है, पहले तो उनको अपने शिक्षा पे ध्यान दे लेना चाहिए, बच्चों पे, मैं बार बार ये कहता हूँ। लेकिन अगर उसके बावजूद भी माल को खतरे में डाल के यमुना के किनारों को ख़त्म कर दिया है पूरी तरह से, जैसे वो चूहे होते हैं कि वो दीवारें और बिल बना के और ज़मीन को खोखला कर देते हैं, उसी तरीके से ये चूहे हैं हमारे पूरे सिस्टम के, जिन्होंने इस सिस्टम को खोखला कर दिया, जिन्होंने ज़मीन को खोखला कर दिया और इससे हज़ारों करोड़ रुपया कमाया है। इस पे खट्टर सरकार को श्वेत पत्र ला करके पूरी जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए। अनुराग जी भी थोड़ा वो समझाएं कि ये कटाव पानी से शुरू हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा पानी इस यमुना में पहले भी बहा है, लेकिन पहले कोई इतना निर्लज्ज और इतना लुटेरा कोई यमुना के किनारे पर नहीं हुआ जो इस इलाके का अपने आप को बेटा बताता हो और माँ के साथ गद्दारी कर रहा हो, ज़मीन के साथ गद्दारी कर रहा हो, जिसने सारी ज़मीन को लूट खाया हो। ऐसा निर्लज्ज कोई बेटा नहीं हुआ इस माँ का पहले, इसलिए आज ये संकट आ गया है यमुना नदी पर, इसलिए आज ये संकट आ गया आसपास रहने वाले लोगों पर। तो सर, जैसे कि अभी आप हालात देख रहे हैं इस समय, यानी साथ के साथ ही प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ पर जो एक राहत का कार्य शुरू किया गया, इसको लेकर क्या करना चाहिए? सरकार को उससे पहले इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। कौन सा राहत का काम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? जैसे कि अभी साथ के साथ ये राहत नहीं है। अगर कोई चोर चोरी कर ले और उसके बाद सुबह सफ़ेद कपड़े पहन के आपके सामने आ जाए कि मैं चोर को पकड़ने के लिए आया हूँ, तो आप उसको पुलिस नहीं बताते, तफ्तीश करेंगे। तो जो राहत का काम करवा रहे हैं, जो आज राहत का काम करवाने की नौटंकी कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि उन्हीं के बीच में से कोई चोर निकल के आए। तो ये तफ्तीश पूरी कर लेनी चाहिए, इसलिए हमने कहा सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है, ताकि कम से कम ये स्पष्ट हो सके कि कितना ऐसा इलाका है जहाँ पर अवैध माइनिंग हुई है। जब एक बार ये पता चलेगा कि कितने इलाके में अवैध माइनिंग हुई है, तो हम भी ये सवाल पूछेंगे और जनता भी ये सवाल पूछेगी कि इतने बड़े इलाके में जब अवैध माइनिंग हो रही थी, तो खट्टर साहब एसी कमरे में अपना कंबल तान के सो रहे थे क्या? जो यहाँ से शिक्षा मंत्री हैं, इसी इलाके में रहते हैं, सुबह शाम आते जाते होंगे, नहीं तो उनके परिवार के लोग रहते होंगे, क्या उनको भनक ही नहीं लगी जब इतने बड़े पैमाने पे माइनिंग हो रही थी? और इस अवैध माइनिंग को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं मंत्री जी? ज़रा ये भी उनको स्पष्ट करना चाहिए कि उनका कितना इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है, जो वो यहाँ पर आकर के इस अवैध माइनिंग को जस्टिफाई करने के लिए मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं। और जो यहाँ पर कच्चे किनारे हैं यमुना के, जहाँ पर बांध बनना चाहिए था, जहाँ पर पक्का होना चाहिए था, जब यहाँ पर रिस्क है इतना टूटने का, आज क्यों आए थे मंत्री जी यहाँ पे देखने के लिए? अब ज़मीन खिसक रही होगी ना नीचे से, अब लग रहा है कि खतरा है, ये यमुना का किनारा टूट सकता है। तो ये आपदा प्रबंधन का मतलब क्या होता है, जिसके लिए हज़ारों करोड़ का बजट रखते हैं ये लोग? आपदा प्रबंधन का मतलब यही होता है कि आप पहले से पता लगा करके कि कहाँ से बंधा कमज़ोर है और कहाँ से नदी के किनारे से टूट सकते हैं और पानी वहाँ से निकल सकता है, उनको पहले से मजबूत किया जाए, पक्का किया जाए। मुझे नहीं लगता कि इस 9 साल की सरकार में कभी भी आपदा प्रबंधन के उस पैसे का इस्तेमाल करके कोई भी किनारा यमुना का पक्का किया गया हो। ये इधर उत्तर प्रदेश की भी तो ज़मीन है यमुना के दूसरी तरफ, वहाँ तो नहीं ऐसे माइनिंग नज़र आती 70-70 फीट। इतनी पैसे की हवस हो गई, इनको नज़र ही नहीं आता है कि जो मानवीय जान है उसको कोई खतरा भी है। गांव के गांव बह जाएंगे अगर यहाँ से यमुना के किनारे को थोड़ा भी खतरा हुआ। तो मुझे लगता है इसकी बड़े पैमाने पे जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कम से कम उनको शिक्षित नहीं है तो शिक्षित होने जैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे सारे गाँव गवाह हैं इस बात के कि कैसे यहाँ दादागिरी चलती है। और अगर आप लीगल काम कर रहे हो तो किसी भी डंपर पे आपके नंबर क्यों नहीं होता? क्यों अवैध तरीके से आप यहाँ से खनन करके सामान लेके बाहर जाते हो? अगर सब कुछ वैध है तो आइए ना, सफ़ेद पोश तरीके से आप भी कीजिए। और कंवरपाल जी का क्या इंटरेस्ट है इसमें? कितना खनन उनके नाम से यहाँ पे हो रहा है? जब वो ये कहते हैं कि खनन बहुत अच्छी चीज़ है, कौन करता है वकालत जब उसका पर्सनल हित उसके अंदर जुड़ा हुआ हो? तो कंवरपाल गुर्जर जी को सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे इलाके के लोगों की जान माल का सवाल है, इसलिए उनको सबसे पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यहाँ पर उनकी कितनी माइंस हैं, यहाँ पर वो कितने इलाके में माइनिंग का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लोगों के सामने ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और मैं ये मांग करता हूँ कि खट्टर सरकार एक श्वेत पत्र लाके ये स्पष्ट करे कि कितने इलाके में इलीगल माइनिंग यहाँ पर हुई है, जो अवैध तरीके से की गई है।